खबर है में खुश आमदेद में साथ आ रहा हूँ भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। राना शमीम साहब का जो बयान था, क्या कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे और किसको लेने के देने पड़ेंगे? हम ये किसी तरफ इशारा नहीं करें। अदालत ने फैसला करना है। हुकूमत को बिल पास करवाने की जल्दी क्यों है? कल 12 बजे मुश्तरका इजलास सदर पाकिस्तान ने तलब कर लिया है। महंगाई की नई लहर सिर्फ सर्दियों तक महदूद रहेगी? हुकूमत किस बुनियाद पर कह रही है, इस पर बात करेंगे। और बहुत अहम स्टोरी, पंजाब के शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहर कैसे बने, बड़ी दिलगुदाज और दिल दहला देने वाली कहानी है। मगर इससे पहले अभी हमारे साथ मारूफ कानूनदान भट्ट साहब, शाह खावर साहब होंगे। लेकिन मैं कुछ चीज़ें हाई ने आज जो आज खुद नोटिस किए वो सुना दूं, अगर इजाज़त दें भट्टी साहब। अदालत का फ्रीकैन के खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। फ्रीकैन को शो काज नोटिस जारी। साबिक चीफ जस्टिस जीबी अदालत में पेश न हुए। चीफ जस्टिस ने मीर शकील को स्टोरी की हेडलाइन पढ़ने की हदायत की। अखबार और सोशल मीडिया में फ़र्क है। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपको कोई बयान हल्फी दे तो आप फ्रंट पेज पर छाप देंगे। ये चीफ जस्टिस साहब कहना था। जजेस पर तनकीद जरूर करें मगर लोगों का एतमाद ना उठाएं। कोई बता सकता है हमने किससे आर्डर लिया हो या किसी से आर्डर लिया हो? मेरे सामने कोई चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाऊंगा। साबिक चीफ जज के सामने बात हुई और वो 3 साल तक खामोश रहे। खबर छापने से पहले चेक किया कि अदालती बेंच कब बना। साबिक जज ने बयान हल्फी को कहाँ पर नोटराइज करवाया? उस वक्त बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। आप रजिस्ट्रार को फ़ोन करके चेक कर सकते थे। आप सबको चैलेंज अगर साबित कर दें बेंच किसके कहने पर टूटा तो मैं जिम्मेदार हूँ। कुछ कहना चाहता हूँ। अंसारबाज साहब ने कहा नहीं, आपने जो नुकसान पहुँचाना था पहुँचा दिया। अदालती अमले ने राना शमीम के बेटे को लैपटॉप कमरे में ले जाने की इजाज़त नहीं दी और अदालत का फ्रीकैन के खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। बड़ी साहब हमारे साथ शाह खावर साहब हैं, तो मैं समझता हूँ आप नहीं आप करें ना शाह साहब। अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा बड़ी साहब, मेरा एक सादा सा सवाल है, क्या ये आखिर तंग आमद बजंग आमद वाला मामला है कि यार ये हेर से है, कोई सबूत है, ये कहानी किसी तरफ लगे? आप इसको कैसे देखते हैं? वैसे मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून लीग के हल्के इस पे बहुत खुश। अच्छा वाह, ये तो बिल्कुल नया एंगल दे दिया। इवन के लंदन वाले भी। अच्छा, उन्हें पता था कि इस केस में हकीकत कोई नहीं है, लेकिन ये अदलिया को डैमेज करना चाह रहे थे कि डर के इनके केस ना सुने और इनके खिलाफ फैसला ना करें। मैं हैरान हूं कि मेरा ख्याल था कि नून लीग वाले खौफजदा होंगे तो हिने अदालत के नोटिस, तो वो बड़े खुश है। कहते हैं इस बहाने मीडिया में 10 दिन खबरें चलती रहेंगी और हम अपना मकसद हमने अचीव कर लिया जो राना शमीम से हमने डील की थी। नहीं, अगर नुकसान होगा तो मुस्लिम लीग नून का तो नहीं, राना शमीम साहब पर हो सकता है। राना शमीम के साथ राना शमीम गुरेज कर रहे थे कि मैंने एफिडेविट नहीं देना जब ये लंदन। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, गुरेज कर रहे थे, पहले गुरेज कर रहे थे, उन्हें मजबूर किया गया। आप क्या कह रहे हैं? उन्हें मजबूर कर गया। साहिवाल, पाकपतन चक 11-13 में कुछ ऐसे रहते हैं। कल ये अपने उस गांव में भी गए थे। राना शमीम साहब बड़े खूबसूरत आदमी हैं। एक वजीर है, सूबाई वजीर है साहब का, उनके रिश्तेदार हैं। वो नून लीग के वजीर थे। नून लीग के, यकीनी बात है। नून लीग के नवाज शरीफ ने उन्हें उधर चीफ जज लगाया। उधर इनके बेटे को शहबाज शरीफ साहब ने एडवोकेट जनरल लगाया। अमेरिका गए, अमेरिका के वापसी से ये लंदन रुके। लंदन में नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और कुछ लोगों की मौजूदगी में जो खबरें हैं, राना शमीम गुरेज कर रहे थे कि मैं कैसे साबित करूंगा। अब जो हमारी इतला हुई है कि राना शमीम को भी अरशद मलिक की तरह इस्तेमाल किया गया। अब अगली बात ना पूछिएगा। ये यार पहले मैंने कह दिया जो कहना है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। जैसे राना अरशद को इतने बड़ी पोस्ट पर रहे हैं, जज रहे हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग नून के लायर विंग के वो वाइस प्रेसिडेंट शायद मुझे बताया गया था रहे हैं, नायब सदर रहे हैं। तो भट्टी साहब, तो उन्हें समझ नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं। देखें, नून लीग ने ही उन्हें जज बनाया, उनके बेटे को एडवोकेट जनरल बनाया। अब इसमें एक तो और चीज़ें हैं कि आप क्यों मेरे लिए मसाइल खड़ा करना। नहीं, आप छोटी छोटी थोड़ी दसते हो ना, जी बेजरर किस्म की चीज़ें हैं वो बताएं ना। मैं भी पढ़ाया जाऊंगा ना। अच्छा, राना मोहम्मद शमीम के 3 बरस तक गिलगित बल्तिस्तानिया कोर्ट में रहे। अच्छा, साहिवाल में भी मोहतरम पैदा हुए। तालीम कराची में हासिल की। 1983 में कराची बार एसोसिएशन के रुकन बने और लाहौर में एक मॉडल टाउन में घर और जाती उम्रा। अक्सर उनका जाना आता रहा था। कल उनके करीबी 75 साल बुजुर्ग मास्टर तालब फोत हुए हैं
ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ पैदा होना होता तो मैंने नहीं पता, जो दुनिया से रुखसत हो जाता है उसकी नमाज जनाजा होती नहीं भट्टी साहब, लेकिन एक बात समझ, यानी इसमें आपको लूजर जो है वो फाजल जज साहब, रिटायर्ड जज साहब लग रहे हैं और गेन किया है मुस्लिम लीग नून ने, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मुस्लिम लीग नून इसको ऐसा इशू बना जा रही थी कि मोहतरम जो जज साहब हैं आमिर साहब, उनके ऊपर केस ना लगे, ये कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए कि नवाज शरीफ को माजी में दबाव से शिकायतें, जिस तरह अरशद मलिक की वीडियो बनी थी ना, बस। अरे ना आगे नहीं, प्लीज प्लीज रुक जाए। राना शमीम साहब बहुत गुरेज करते रहे इससे। अब यकीनन मेरी इतला है अदालत में जाके बड़ा खुल के बोलेंगे, और उन्हें माशाल्लाह नून लीग की कायदीन ने हर मुमकिन सपोर्ट की जिम्मेदारी दिलाई है कि आपकी हर किस्म की मामलत की जाएगी। मलिक साहब, अगर कोर्ट में जाके केस खुलता है तो आपको साबित तो करना पड़ेगा ना, फायदा जिसका भी हो। अब मैं ये कहता हूँ कि आपने मुझे ये बात कही थी। भाई साहब, मैं ज़रा एक डिफरेंट बात करना चाह रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि मेरी एज, मैं टीन एज में था जब उनको फांसी हुई, तो मैंने उस ज़माने से मेरी जो अक्ल कह रही है, मैंने एक भी पीपल्स पार्टी का हमायती नहीं जानता जिसने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने इनको फांसी दी है और ये कातिल है। वो टोटल सियासी इंटरप्रटेशन थी। नून ये कर रही है, नून ने 3 जज पैदा किए हैं, आसमान से आए हैं, ये उनका दिल से उन्होंने बोला है, ये मुझे नहीं पता, वो अल्लाह मियाँ को पता होगा। जस्टिस सिद्दीकी से काम शुरू होता है, इतनी एक्सर्ट, इतनी खौफनाक स्टेटमेंट सिटिंग जज ने दी, कुछ नहीं हुआ। मगर नहीं, वो अदालत नौकरी से गए, चलो नौकरी से गए, मैं वो स्टेटमेंट यहाँ बता भी नहीं सकता उन्होंने क्या कहा। फिर आप आगे चलते हैं, अरशद मलिक पे आ जाते हैं। अच्छा, अरशद मलिक ने भी कहा कि आई वॉज अंडर प्रेशर, जो भी था हो गया। नंबर 3 ये केस हो गया। एक चीज़ आप माने या ना माने, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि नून कंसिस्टेंटली ये साबित कर रही है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो शफाफ नहीं है। शफाफ नहीं, ये पोलिटिकल हिटिंग पॉलिटिकली है। और किसी हद तक नहीं, अदालती निज़ाम को भी हिट कर रही है नून लीग, फौज हिट कर रही है, नैब को भी हिट कर रही है, ब्यूरोक्रेसी को हिट कर रही है। वो किससे खुश है जब अपोजिशन में हो? लेकिन भट्टी साहब, हाँ, हुकूमत में हो तो किससे नाराज होते हैं? शाह खावर साहब की तरफ जा रहा हूँ सिर्फ एक फिक्र कह के कि जब उन्होंने जो मलिक साहब को, कयूम साहब को जो फोन किया था, उससे ज्यादा क्या हिट होना है अदलिया ने। चले बात करते हैं शाह खावर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शाह खावर साहब, नाज़रीन आप जानते हैं, मारूफ कानूनदान है और बड़ी मुतदिल और बड़ा अच्छी जो है हमें गाइड करते हैं। हजूर, आप कैसे देखते हैं ये? अब कोर्ट ने बुला लिया, अब आप क्या समझते हैं कि क्या राना शमीम साहब अपने एविडेंस इनफ पेश कर पाएंगे? आपको हालात किधर जाते नजर आते हैं शाह खावर साहब? कई साहब, मैं तो इसको देखता हूं कि ये कोई इतने सिंपल मामलात नहीं है कि उन्होंने ये बयान हल्फी जो है पहले पब्लिक किया, फिर उसके अगले दिन जो है वो सीजे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर सुओ मोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग भी शुरू कर दी और उनको बुला भी लिया। मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि देखिए, कोई भी बयान हल्फी जो होता है वो कहाँ पे जमा कराया जाता है? या तो कहीं पे इंक्वायरी हो रही हो, कोई इंक्वायरी कमीशन हो या जुडिशल कमीशन हो जिसमें किसी की शहादत रिकॉर्ड करनी है, तो उनको कहा जाता है कि आप बयान हल्फी जमा कराएं। या कोई पिटिशन फाइल करता है तो उसमें वो अपने सपोर्ट में एक बयान हल्फी जमा कराता है कि मैंने जो पिटिशन फाइल की है वो मेरे मतलब जो यकीन और उसकी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, इसके लिए उसको बयान हल्फी होता है। अब देखना ये है कि ये जो अब इसमें जो तौहीन अदालत का नोटिस किया और उसमें उनको शो काज नोटिस भी दे दिया, तो अब शो काज नोटिस के अंदर वो बयान हल्फी जो है वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। और मैं समझता हूँ कि यही उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि एक वैसे बयान हल्फी जो कि आम लिखा हुआ, जिसको नोटराइज भी किया हो या ओथ कमिश्नर ने भी उसको साइन किया हो, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। लेकिन जब वो जुडिशल रिकॉर्ड का बन जाएगा तो वो फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट भी बन जाता है। तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट किसी भी प्रोसीडिंग के लिए आप उसकी अटेस्टेड कॉपी निकाल के उसको आप रिलाय कर सकते हैं। तो ये गेम मैं समझता हूँ कि बड़ी आगे की है। तो ये इनका मकसद ही यही है कि ये इस पे आ जाए, रिकॉर्ड पे आ जाए। और कल जो उनमें मरियम नवाज साहिबा की और कैप्टन सफ्दर की जो अपीलें हैं जो ज़ेर समात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही डिवीज़न बेंच के सामने, तो वो वहाँ पे ये जो है उसकी कॉपी जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमने तौहीन अदालत की जो कार्रवाई हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उधर से रिट्रीव की है। अच्छा शाह साहब, गुजारिश है, आपने बड़ी अहम बात की। हमने जो नून लीग के ज़राए से बात की ना, बिल्कुल हम जितना ये तौहीन अदालत के नोटिस पे नून लीग खुश है, वो कहता है हमारा असल मकसद पूरा हो गया, हमारा
एफिडेविट से मकसद पूरा नहीं हुआ था। उस वक्त उसकी कानूनी हैसियत कुछ नहीं थी, उस कागज़ की, उसको एक अखबार ने सुपरडीड लगा दिया, ना किसी सरकारी इदारे के पास रहा गया, ना अदालत के पास। तो आप भी बिल्कुल वही कह रहे हैं। इसका मतलब है इसके पीछे आप समझते हैं कोई बड़ी गेम हो सकती है और मुस्लिम लीग नून इसकी बेनिफिशरी हो सकती है इस इशू को लेके। बिल्कुल, वो उनकी कोशिश ये है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं समझती ये वो कहते हैं ना कि दिस इज टिप ऑफ आइसबर्ग। ये एक सिर्फ बाहर एक समुद्र के ऊपर एक आइसबर्ग नजर आ रहा है, लेकिन नीचे पूरा उसके ग्लेशियर है। वो एक उनकी जो प्लानिंग है वो इसका नतीजा है कि ये चीज़ थोड़ी सी सामने आई है। और मुझे लगता ये है कि ये आगे चलकर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और ये देखें कि 2018 का एक बात है, गर्मियों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान गए हुए हैं और उधर के वहाँ पे चीफ कोर्ट के जज जो हैं वो चीफ जज, उन्होंने उनको बुलाया और उनके सामने उन्होंने बात की और उसका डिस्क्लोजर जो है वो तकरीबन 3 साल से ज़्यादा अरसे के बाद कर रहे हैं। वो भी लंदन में वो एक एफिडेविट जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं जिसको वहाँ का ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक उसको अटेस्ट कर रहा है। तो अब वो ओपन करने की उसकी क्यों जरूरत महसूस हुई? तो ये सारी मैं समझता हूं एक और सवाल उसके बाद में मलिक साहब आएंगे। हमारी इत्तला है कि नून लीग राना शमीम साहब को इस बात में राजी कर चुकी है कि आप अदालत में जाके ये भी कहें कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को भी बुलाया जाए। क्या ये उनकी प्लानिंग पूरी हो सकती है, आप समझते हैं? देखिए बात यह है कि साकिब निसार साहब को बुलाना, मेरा ख्याल है कि इस तौहीन अदालत की कार्रवाई में इतना मुझे नहीं लगता कि उनको बुलाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये कोई जो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो खुद नोटिस लिया है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है सिर्फ कि आपने कोर्ट के प्रोसेस को प्रेजुडिस करने की कोशिश की। ये एक एलिगेशन ये है, और दूसरा ये है कि आपने कोर्ट को स्कैंडलाइज किया। तो उसके ऊपर उन्होंने जो इस पे जो लॉ है, वैसे तो आर्टिकल 204 डील करता है हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को कि वो किसी भी तौहीन अदालत का नोटिस ले सकते हैं कानून के मुताबिक। और यहाँ पे जो कानून है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 5 ऑफ 2003 है। उसके अंदर आप सिर्फ किसी को पनिश कर सकते हैं तौहीन अदालत करने पे, जो कि ये भी 2 किस्म की तौहीन अदालत है। इसमें कोई आप इंक्वायरी होल्ड नहीं कर सकते, फैक्ट फाइंडिंग्स नहीं कर सकते। ये प्रोसेस सिर्फ तब हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट इंक्वायरीज एंड कमीशन एक्ट के तहत इसको अगर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना दे या जुडिशियल इंक्वायरी के लिए कह दे, तो वो तो हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा शाह साहब, आपने फरमाया कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है और आपने कहा इसके पीछे एक पूरा ग्लेशियर है। ग्लेशियर मीन रनिंग फ्रोजन मेरा रिवर। ख्याल ये है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या वो जो रनिंग जो फ्रोजन रिवर है वो ये है कि नवाज शरीफ के जो केसेस थे वो इन्फ्लुएंस थे, नवाज शरीफ को सज़ा जो हुई है वो गलत हुई है, मरियम को सज़ा गलत हुई है। आर दे गोइंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन? वो पूरा जो 2014 से किस्सा शुरू हुआ है अपना पनामा का, क्या वो सारा हिट उसको करने जा रहे हैं कि नून के जितने भी केसेस हुए हैं वो गलत हुए हैं? एम आई राइट? जी मेरा ख्याल है कि उस तरफ ये इनके जाने की कोशिश है। देखिए आपको ये भी देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे पहले, बहुत माजी करीब में, मरियम नवाज शरीफ साहबा का जब अपील जब पेंडिंग थी उससे 1-2 दिन पहले उन्होंने एक पिटीशन फाइल की जिसमें उन्होंने एडिशनल ग्राउंड्स लिए, उस पर उन्होंने अहम शख्सियात के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो SGS कोटेक्ना वाला केस था जिसमें मलिक क़य्यूम साहब की और उस वक्त के चीफ जस्टिस राशिद अजीज़ साहब की कोई टेप्स जो हैं वो लीक हुई थी और उसको हिस्सा बनाया गया था आसिफ अली जरदारी साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपील के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गो के उन टेप्स के ऊपर जो रिलाय नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर होल्ड किया था कि ये जो पूरा ट्रायल हुआ है ये बायस्ड है, ये जानिबदारी से हुआ है और बायस इसमें जो है वो बिल्कुल उमड़ के बाहर नज़र आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने फिर उस जजमेंट को सेट असाइड किया था और उसको रिमांड किया था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को कि आप दोबारा उसका ट्रायल करें, फ्री और फेयर ट्रायल करें। मेरा ख्याल ये है कि ये जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, ये जो इनके खिलाफ जो सजाएं हुई मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम साहिबा को और कैप्टन सफ्तर को, ये उसको ओवरऑल उसका ये एक तासुर देने के लिए कि ये भी एक मुबैना तौर पर बायस ट्रायल था जिसको सेट असाइड किया जाए। अच्छा ये बताइए शाह साहब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये जो आपने अभी बताया तो इसके तहत अगर सजा होती है राना शमीम साहब को तो वो क्या हो सकती है?
देखिए जी, राना शमीम साहब को ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 माह की सज़ा हो सकती है अगर वो साबित कर सके कि ये जो है ये इन्होंने तौहीन अदालत की है। लेकिन उसकी कम अज़ कम सज़ा तो वो कुछ भी है। जैसे आपने देखा कि जो उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सिर्फ टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट सज़ा दे दी गई थी, और वो भी एक सिंबॉलिक किस्म की सज़ा थी जिसके नतीजे में वो फिर अपनी वजारत उज़्मा से जो है वो उनको दस्तबरदार होना पड़ा। तो 6 माह से ज़्यादा जो है, मैं समझता हूं कि अगर आप किसी पार्टी के वर्कर हैं और बड़े उसके लॉयल वर्कर हैं तो मैक्सिमम 6 माह की सजा अगर उसके पूरी पार्टी को फायदा पहुंचता है तो मेरा ख्याल है वो फिर बाद में और बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। शाहवर साहब, मैं आपकी बात से बड़ी मुझे आज आसानी हो रही है, क्योंकि सुबह से जो आप फरमा रहे हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन सियासी लोग दे रहे हैं। इसका मतलब है नून लीग को ड्राई क्लीन करने के लिए राना शमीम साहब को इस्तेमाल किया गया है कि इन्हें आगे ला के सारे केस को मशकूक बताए। तो दूसरी बात ये फरमाइएगा, आप माशाल्लाह खुद रहे हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उन्होंने किसी इस किस्म का बयान देना है तो किसी आम जज के सामने वो ये हरकत करे? ये इज इट पॉसिबल? आपकी भी सारी उम्र अदालतों में गुजरी है। मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये कोई इतनी कोई एमरजेंट कॉल नहीं थी कि जो उस वक्त जो है उस वक्त के चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के सामने की जाए। अगर उन्होंने ऐसी बात करनी हो तो मेरा ख्याल है कि वो फिर इस तरह किसी के सामने टेलीफोन के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह सकते कि आप उनको कॉल करें या वो किसी के सामने उनको कॉल करें। ये बात जो है वो जरा मशकूक नजर आती है। नहीं, ये तो खैर अंदाजा ही हमें पता ही है कि मतलब ये जो जितनी इसमें हकीकत हो सकती है या नहीं हो सकती, हम ज़ाहिर आपको हमें कौन चीट कर सकता है। शायद खकान अब्बासी साहब, शाह खावर साहब कुछ कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा है इस हवाले से मैं आपकी लीगल राय लेना चाहता हूँ, काइंडली जरा सुन लीजिए। सुनाइए जी। आज इल्जाम इस मुल्क के एक साबका चीफ जस्टिस पर लगा है। अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर ना कर सकें तो कौन इन अदालतों पर यकीन करेगा? सुप्रीम कोर्ट पर कौन यकीन करेगा? आज इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है, आज इम्तिहान आला अदलिया का है। हमारे मुल्क की हालत होगी कि बेंच देखकर वकील बताता है कि फैसला क्या आएगा। ये आज हमारे अदल के निजाम की हालत है, और ये हालत पैदा हुई है साकिब निसार जैसे लोगों की वजह से। आप मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, सफाई दें। तरदीद से बात नहीं बनती, सफाई दें। नहीं, अब शाह खावर साहब सफाई उन्होंने देनी है या साबित शमीम साहब ने करना है? अच्छा शाह साहब, मेरी भी इसके साथ ही जरा एक कमेंट मेरा भी ले लें। हाइपोथेटिकल मैं बात कर रहा हूँ, अगर राना साहब आ जाते हैं अदालत में, अपना नुक्ता नज़र जो बयान हरफी है, क्योंकि उनके बेटे ने कहा वो आ सकते हैं, तो वो आके कहते हैं कि ये मेरा बयान है और मैं इस पर कायम हूँ, और वो कोई साथ सबूत भी लाते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? ये इस पर कोई लीगली क्या आप किस तरह हम समझना चाह रहे हैं इस चीज़ को? देखिए बात ये है कि चूंकि ये बयान हल्फी राना शमीम साहब ने जो है वो एग्जीक्यूट किया है और उन्होंने इसको ओपन किया है, तो इसको साबित करना तो बहरहाल उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं वो सिर्फ इस हद तक हैं कि आपने ऐसा स्टेटमेंट जारी करने से या ऐसा बयान हल्फी पब्लिक करने से जो है, एक तो वो जो पेंडिंग मुकदमा है अपील का उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की या उसे प्रेजुडिस करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, और दूसरा कोर्ट को स्कैंडलाइज किया है। तो अगर वो कुछ सबूत देने की कोशिश करेंगे या कोई ऐसी सूरत हाल करेंगे, तो चूंकि वो फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं है, वो कोई जुडिशल कमीशन के तौर पर नहीं होगा कि वो उसके ऊपर प्रोब शुरू कर दे। उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि उनका अमल जो है वो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, और चूंकि आज उन्होंने उस पर शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, तो शो कॉज नोटिस का मतलब ये होता है कि उनका जो भी मौक़िफ़ है इब्तिदाई, उससे कोर्ट मुतमईन नहीं है और वो उससे आगे जाना चाहती है। और अगर अच्छा, शो कॉज नोटिस के जवाब में भी अगर सेटिस्फाइड ना हो, कुछ लोगों को और भी नोटिस हुए हैं, तो फिर चार्ज फ्रेम होगा। ये कुछ लोगों को और भी नोटिस हुए हैं, अखबारी जो लोग हैं, तो उनकी क्या फेट हो सकती है? मुराद ये कि इस पर क्या असरात उनके हो सकते हैं? देखिए बात यह है कि चूंकि अगर उसको उस तनाजुर में देखा जाए कि जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है या जिन्होंने इस पे आगे तबसरे किए हैं, तो देखिए जब एक चीज़ आज़ाद, मतलब वो आज़ादी सहाफ़त की भी ज़मानत तो मौजूद है, तहरीर व तकरीर की, और अपने व्यूज़ को बयान करना भी ये फंडामेंटल राइट है। तो फिर जो वो जिनको नोटिस किया है, अगर वो कोर्ट को ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि हमने तो अपना एक जो है वो साफ़ती फरीज़ा अदा किया है और हमारी इसमें हम तो ओरिजिनेटर्स तो नहीं हैं उसके, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि पेमरा जो है वो जो है वो उनको कॉशन कर सकती है मीडिया हाउसेस को कि भैया आपके उस पर ये क्यों ये जो है ये खबर लीक हुई है, क्या हुई। लेकिन मेरा ख्याल कि उनका केस जो है
शाह साहब आपके एक्सपीरियंस से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये फंडामेंटल राइट है ये। ठीक मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जब हम लोग कवरेज करते हैं, बातें करते हैं, ये मेरी राय है, मैं कोई माहिर कानून नहीं हूँ, कि हमारे सिस्टम में इतने फ्लॉ हैं कि अगर आपके पास पैसा है, अच्छे वकला आप ला सकते हैं, तो आप इस सिस्टम से इतना प्ले कर सकते हैं, इतना प्ले कर सकते हैं। तो क्या आज तक 70-72 साल में हमारे किसी रियासती ढांचे ने, किसी हुक्मरान ने ये सोचा नहीं है कि ये निज़ाम बदला जाए, इसको साफ़ सुथरा किया जाए, इसमें ये जो लूप होल्स हैं इसको बंद किया जाए? तो इस तरह के सिस्टम में तो मेरे लिए हम इस तरह घूमते रहेंगे। देखिए बात ये है कि देखिए ये बड़ी इस पे बहस होती रही कि कौन सी बात को ओपन किया जाए, कौन को किसको ना किया जाए। ये जो हमारा 18वीं तरमीम में जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक फंडामेंटल राइट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें भी ये था कि ये लोगों का हक है और उसको रिपोर्ट करना, ये भी जो है वो साफियों का भी हक है, लेकिन विद सर्टन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लॉ, कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उसको अगर साफियों को इस वजह से पिनलाइज करने की कोशिश करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो अदलिया हो, कि उन्होंने एक खबर को जो है वो रिपोर्ट किया है या उसको शाया किया है या उसको टेलीकास्ट किया है, तो ये तो एक फंडामेंटल राइट अपनी जगह पे मौजूद है। रिस्ट्रिक्शन जो है वो लॉ इम्पोज करता है, वो अलग बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अपनी जगह पे खड़ा है। हाँ, उसमें कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो है जो आपने लीक की है या आपने की है जो कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान हो या पब्लिक ऑर्डर हो, तो उसके तहत तो उसको सजा दी जाती है। एक तरह और रहनुमाई करें, आपने अरसा अदालतों में गुजार दिया, क्या ये पहले भी कभी हुआ है कोई 4-5 साल बाद कोई जज उठ के कहे कि फलां चीफ जस्टिस ने मेरे सामने ये हुक्म दिया था, ये काम गलत कर दो, और फौरी तौर पे उस पर सो मोटो हो गया हो? और ये माजी में कभी हुआ है इस तरह की मिसाल? देखिए माजी में शायद मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इस केस के तनाजुर में मैं ये कहूंगा कि अगर चलें फर्ज करें कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने राना साहब के सामने ये गुफ्तगू की, तो फिर राना साहब का फर्ज क्या बनता था? उस वक्त तो साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी थे, तो उनके खिलाफ उन्होंने क्यों नहीं मूव किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को? उन्होंने क्यों नहीं पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने की कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने एक मुबैना तौर पर मिसकंडक्ट किया है, अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है? तो वो तो असल जो है मैं समझता हूं कि वो मरहला था कि राना शमीम साहब उस वक्त वो आर्टिकल 209 को इन्वोक करते, लेकिन वो जो इतने बिलेटेड उन्होंने बयान हल्फी दिया, तो इसमें फिर बहुत सारे जो सवालात उठते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी भी जो है वो भी क्वेश्चन होती है। और फिर ये भी होता है कि इस मौके पर उन्होंने जब इस चीज़ का खबर उनको पहले थी और अब वो क्यों डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों की तरफ निशानदेही करती है। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया शाह, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, मगर एक बात जो मैं अपने पैनलिस्ट से आके पूछूंगा, क्योंकि ये सियासत से मुतल्लिक है, वो ये है कि क्या मामला सबको पता है कहाँ मुस्लिम लीग नून के रुके हुए हैं, तो यहाँ से तो फिर हालात मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि जो तरले जहाँ लेने हैं वहाँ फिर मामलात मज़ीद ख़राब होंगे या बेहतर होंगे? ओपन क्वेश्चन है, वापस आते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन आपने ख़बरें देख ली होंगी, कल 12 बजे सदर पाकिस्तान ने मुश्तरका जो इजलास है हमारे दोनों ऐवानों का वो बुला लिया है। और जल्दी क्यों है ये बात जो मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं, है हमारे पास सुनवाइएगा मौलाना साहब। छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा कि किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं, और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। आखिर जरूरत क्या है कि ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले करना है? न 19 नवंबर को और न 19 नवंबर के बाद सारे मामले को मशकूक बनाता है कि शायद सियासी इदारों या उनकी किसी शख्सियत के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, वो जाहिर है ये तो उनका एक पुराना चार्ज है। वैसे मौलाना साहब ने फरमाया इन्हें रिपोर्ट्स कौन दे रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। एजेंसियां हुकूमत के पास होती हैं, हाँ, इन्हें रिपोर्ट्स कौन दे रहा है? अगर इनके पास ऐसे मेंबर पार्लियामेंट है तो सामने क्यों नहीं आते मलिक साहब? वो पाकिस्तान में नहीं रहना, उन्होंने बांग्लादेश से लेना, तो क्या होना फिर? आपको नहीं पता?
वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के MNAs पे भी दबाव है कि आपने नहीं आना, तो हो नहीं सकता, उनको बता नहीं सकता। मलक साहब, जिसमें कन्फर्म चोर जो हैं वो जेल में ऐसे रहे जैसे महल में रह रहे हो, ठीक है, तो की हो जाना उन्होंने, तो वो रियासत जिम्मेदार है ना, वो चोर तो जिम्मेदार है ना, वो चोर तो नहीं ना जिम्मेदार, वो निजाम जिम्मेदार है ना, जिसने चोर को लंदन में भेजा हुआ है, ये भी बताएं ना। ये तो अगला स्टेप हो गया। नहीं, यही स्टेप है ना, पहले चोर तो चोर है, मैं तो यही कह रहा हूँ, चोर तो चोर है। और बात ये है कि वो जब यहाँ आपने देख लिया ये जैसे रह रहे थे, मेन्यू बार जा रहे हैं, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया मौलाना ने, मेरे ख्याल में इस पे अगर थोड़ी सी भी हमारे अंदर कोई सोच हो, अगर हमने कोई इज्जत से ज़िंदगी गुजारनी, तो या तो मौलाना को अदालत में ले जाएं, उनको जेल में रखें कि यार ये तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, यहाँ साबित करें। मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ कि इस सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट का जज, ये छोटा सा इल्ज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट के जज भाग जाते हैं, छोटा भेजे, इतना गुंडे भेजे। मलक साहब, मैं मलक साहब की हुक्म का जवाब देता हूं। मैं मलक साहब का जवाब, मलक साहब कहते हैं इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, ये नून लीग ने पहली दफा लगाया नहीं। भाई आर्मी चीफ से आप इस्तीफा मांग चुके हो कि आपने खलाई मुल्क ने दान माफी भी मांग चुके हो, प्राइम मिनिस्टर को आप अभी तक सिलेक्ट कह रहे हो, 5 जजों को आप कह रहे हो बाहर फेंको। इनकी तो हिस्ट्री ये है, जो इनका कान ना पकड़े, जो इनका काम ना करे, ये उसका गला दबा देते हैं। और ये मुझे बताया ना, पहली दफा कहा है। ये पूरे PDM जब बनी थी, मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ का क्या बयानिया रहा कि हमें सजाएं भी गलत हुई, ताकतवर हल्के कराते हैं, फैसला पढ़ता कौन है, लिखता कौन है। इनके पास इसके अलावा और है क्या? आज तक इन्होंने कोई चीज साबित की कि ये धांधली हुई। भट्टी साहब, आपने मुझे अच्छी तरह याद है, आपने इसी मेज पे बैठ के जदीद तरीन ग्रुप के लोगों के, MPA के, MNA के इंटरव्यू किए हैं। उन्होंने तो कुरान पे हाथ रखा था, उन्होंने तो इमरान की लीडरशिप की बहुत तौहीन की थी। आज उनका भी बयान आ गया जी हम भी साथ हैं। इस तरह तो ना करें। अच्छा, मैं इसका जवाब 12 घंटे में ठीक किस तरह हो जाती है आपका? मैं इसको 10 दफा जवाब दे चुका हूं, 10 दफा, और 11वीं दफा भी दूंगा और 15वीं दफा भी। इस तरह हुई ठीक जैसे शहबाज शरीफ कहते थे मैं जरदारी के गले में पटा डाल के घसीटूंगा, जैसे आसफ अली जरदारी नवाज शरीफ को नसूर कहते थे, क्यों मिल गए, फिर इनको किन्होंने मिलाया? चलो उनको तो एस्टेब्लिशमेंट मिला रही है ना, इनको कौन मिला रहा है? मुझे ये जवाब दे। छांगा मांगा किसने किया था? नहीं, छांगा मांगा बहुत दूर चले जाते हैं आप। नहीं, पीपल्स पार्टी को अलग किया, खुद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मेरी पीठ पे छुड़ा गोपा पीपल्स पार्टी ने। अब फिर मौलाना को बिलावल साहब ने किसने फोर्स किया? ये भी गैर रसूली काम कर रहे हैं। फांसी पे बगले किसने बजाई? मेरा तो ये सिंपल सवाल है। मैं कल जा ही नहीं रहा, मैं तो आज कह रहा हूँ कि चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो करते पीठ पे खुड़ी को जाइए मुझे। आज चलो वो तो एस्टेब्लिशमेंट में आप इत्तेहादियों पे लगा रहे हो कि जी उन्होंने मिलाया उनको। पीपल्स पार्टी और नून लीग को कौन मिला रहा है? मुझे सिर्फ ये बता दे। इनको भी एस्टैब्लिशमेंट उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी क्या मजबूरी? नाकाम है, लोगों को साथ नहीं जा सके, तहरीक नहीं चला सके, कुछ भी नहीं कर सके, रिजल्ट नहीं दे सके, मजबूरी में इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, आपकी कल की खबर ये थी और वो हमें लगता है कि कब करीन क्यास क्या वो हकीकत में शायद ढल जाए, कल ये कानून साजी तो कर लेंगे, आपको क्या लगता है? देखें, कानून साजी तो कर लेंगे, ये भी सच है। मैं मलक साहब के सामने इस बात से भी मुनर्रफ नहीं हूँगा। काफ लीग ने भी कहा था हम साथ नहीं देंगे। अल्लाह भला करे। नहीं, मैं तो अपनी अल्लाह के हुक्म से खबर से 2014 में बिठाई साहब, आप हमारे उम्र में छोटे हैं। और काफ लीग ने भी कहा था। नहीं भट्टी साहब, अब जिसने सेटिंग कराई है मुझे ये भी नहीं भट्टी साहब, एक सवाल, लेकिन मेरे भी पर आप उम्र में छोटे हैं, मेरे से तजर्बे में ज्यादा। ये 19-20 का क्या चक्कर हो रहा है? 19 तारीख ये क्या है? देखें यार, सीधी बात कर रहे हैं, वो फैज हमीद साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। भट्टी साहब से तो पूछ रहे हैं। नहीं, छोड़ दें आप। क्या देखें, अब मौलाना फजल सबूत फिर भी कोई नहीं होगा उनके फरमा दिया साबित करना पड़ेगा। सेफ हाउस आपको पता है कितने सख्त मेरे तो नहीं होते, बड़े सख्त। मेरा तो अपना घर मेरे लिए सेफ नहीं, जो चाह ना गुंडे आ जान, ये लगड़ बगड़ सारा है। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। मेरा ख्याल है अब स्टेज आ गई है कि अदारों को भी आइन और कानून के तहत काम मुझे वो खुशी हुई मौलाना का बयान सुन के। पर अब आप ये भी तो देखें ना, हमें रियासत से बड़े गिले हम करते भी रहेंगे। गंदी केस्टें निकाल के पहले बनानी और फिर अपने गंदे मकासद के लिए इस्तेमाल करना। इधर भी तो गंद गुदड़ देखो ना, गलत है। ये जो कचरा पड़ा हुआ है, इस कचरे को भी तो देखो ना। तो ये कचरा अगर ना होता तो रियासत भी ठीक हो जाती। आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई। आपके सवाल पे वैलिड है, मैंने जवाब दिया जो मेरी राय थी।
अब राना शमीम 3-5 साल बाद क्यों जा गया? 18 का वाक़या 21 में क्यों? मुझे इसकी रीज़न नहीं समझ आई अभी तक। भट्टी साहब, अगर आप ईमानदारी से शाह साहब की गुफ्तगू सुने ना, उन्होंने इतनी बड़ी एक बात आराम से कर दी कि ये ऊपर से आपको जो नज़र आ रहा है वो ऊपर नहीं है, वो चाय उन्होंने जो मुझे समझ आई है और मैंने उनको सवाल भी किया, वो ये बताना चाह रहे हैं कि नून लीग अपने अच्छे जायज़ नाजायज़ तरीके से ये साबित कर रही है कि यहाँ फैसले सूर से नहीं हुए। यार एक मैं सुनवाना है कि फलां बंदा डाकू है, मेरे कहने पे वो डाकू नहीं होगा, मुझे साबित करना। मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून का वजूद ये साबित करता है कि यहाँ हर काम नाजायज हुआ है। सही है। मुस्लिम लीग नून की जो है ये किस इंटेलिजेंस एजेंसी में बनी थी? फिर इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं। अब सुने जरा मौलाना फजलुर रहमान को, हम ये कहते हैं कि इन्होंने मुंह से गलत चंगियां नहीं लगती। एक गल आप कहें तो अच्छा लगता है, ये आप कहें ना, मेरा एक फिक्रा नवाज शरीफ इस गंद की पैदावार है, इसलिए वो गंद डालता है। नहीं मलक साहब, आखिरी बात देखिए, आप ये कहें सजते हैं, मैं कहूँ सजता हूँ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने धरना खत्म किसके कहने पे किया था? मेरे कहने पे किया था, आपके कहने पे किया? वो तो कह रहे हैं मुझे गारंटी दी गई थी। नहीं, वो कह रहे हैं मुझे गारंटी दी गई थी और पंजाब के दुआएं बंदों ने ये गारंटी दी थी कि 1 साल में सब कुछ बदल जाएगा। हमारी सिर्फ आपसे इतनी सदा है कि गंद को इस मुल्क के लोगों के मसाइल का हल ना बनाए। नहीं, हल ना बना रहे, खुदा का वास्ता। आप सुने ये मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है जब हमारे इदारों के जिम्मेदारान और सरबराहान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के नाम से पुकारते हैं, जब वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं। हमें दुख होता है, हमें अफसोस होता है। हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन सिर्फ हम इज्तिनाब कर रहे हैं उससे, कहीं बहुत ही ज्यादा मुल्क में मामलात खराब ना हो। तो वो तो मियां साहब को भी बात ही कहते थे। अच्छा, ये कह रहे हैं, हमें बड़ा अफसोस होता है एक प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर जो भी है, प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान ही है ना, इलेक्शन जैसे हुए गलत हुए वो मैं बाद में जाता हूँ, क्या कि वो बॉस। मौलाना साहब, आप आइन की वायलेशन कर रहे हैं, आपको इमरान खान पसंद हो ना हो, वो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को मशकूक बना दिया ना, इस स्टेटमेंट ने तो इलेक्शन कमीशन को मशकूक बना दिया। मौलाना की मशकूक है, जो उनकी प्रॉब्लम ये है कश्मीर कमेटी उनसे छिन गई, मुशर्रफ ने जमीनें दी, उसकी इंक्वायरी हो रही। दूसरा एज उनको ये है कि ये जिसको मर्जी धमकियाँ दें, नैब ने इनको बुलाया, इन्होंने कहा कोर्ट मंडल पेशावर के बाहर करूंगा, यहाँ मैं जूते पे की नोक में लिखता हूँ। जब कादी साहब मलक साहब की ये बात और साबित किया सर, और कानून कमजोर होगा तो फिर हर बंदा उछल के कानून की तरफ। भट्टी साहब, मौलाना ने साबित भी किया है। ये मेरा आर्गुमेंट है। देखिए, हम ये कहते हैं कि जब आप रियासत की प्रॉब्लम क्या है तो आज उसको फेस कर रही हो, जब आप इस किस्म के थर्ड क्लास लोगों को पॉलिश करा के हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं ना, मैं तो नहीं ना लाया यार, तुसी प्यार तो कर दो ना देना, आगे चलते हैं तो फिर वो अपनी जन्मभूमि पे अटैक करते हैं। जब आप 2 नंबर स्पॉन्सर करते हैं ना तो वो आपके गले पड़ता है। दुनिया में ऐसे ही होता है। 2 नंबर बनाने वाले पे कोई इतराज नहीं है आपको, 2 नंबर पे सारा इतराज है। नहीं, 2 बनाने वाले दोनों शामिल हैं। दोनों बनाने वाले पे सबसे ज्यादा मैं बोला हूँ, जियाउल हक के वाले से जितना मैं क्रिटिक कौन है मैं बोलता हूँ उसके बारे में। मगर सिर्फ ये है कि आप मुझे ये ना कहें कि आप अपनी उम्मीदें सुल्तान डाकू से वाबस्ता कर ले। मैं दैनिक गाल पे करता। हाँ जी, क्यों भट्टी साहब? साहब, मेरा ख्याल है मौलाना सब बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए। नहीं, बड़ी सख्त बातें की है भट्टी साहब। उसकी वजह ये है, इनका ख्याल था कि जॉइंट सेशन में बिल मंजूर नहीं होगा। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ, और इनके पास अदम एतमाद के नंबर भी पूरे हो रहे हैं। हाँ, किसी ने काम दिखाया बस। ये मैं जो मलक साहब, मैं तो किसे दे नहीं भट्टी साहब, आई सैल्यूट यू। तो मैं आपकी देखे, मैं और ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरा अंदाजा भी नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, एक राब्ता हुआ है मरियम साहिबा का, सुना है चौधरी परवेज इलाही साहब से और जरदारी साहब से, तो वहाँ क्या बात, बड़े सिंसियर लोग हैं, एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, क्या गुफ्तगू हुई है? देखें, वो तो अगर परवेज इलाही साहब से हुई है, शुजात साहब अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। अच्छा, शायद उनकी आज हमजा शहबाज साहब भी गए थे वहाँ। ये तो खैर एक बड़ा, वो जाना भी चाहिए, बड़ा पन है और जाना चाहिए, जाना भी चाहिए, चाहे सियासी मुखालफत हो। तो वो तो इशू नहीं है, लेकिन जो जरदारी साहब ने नून लीग के काबू नहीं आना, वो फिट हो चुके हैं। नून लीग जो मर्जी कर ले, इन्होंने 100 गंडे भी थे 100 लितर भी। ये आप बात मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं भी भट्टी साहब आपको एक बात बता दूँ, जो जिस मुश्किल से ये निकलना चाहते हैं ना, उसके लिए जितना ये दलदल है,
जहाँ मसले हल होने हैं वहाँ पर हर होने वाला अटैक आपको इररेलेवेंट बना काजी साहब देगा। नहीं, क्यों कि आपकी सोशल बेस नहीं काजी साहब जी सर, मुश्किल से ये फ्रॉड से निकलना चाहते हैं, ब्लैकमेलिंग से निकलना चाहते हैं, मुश्किल हालात से निकल आता लीडर अगर विजन काम लो, मकसद अच्छा हो और लोग साथ हों। हाँ। अच्छा एक सियासी कुव्वत, सियासी पॉलिटिशियन की एक ही कुव्वत है ना, आवाम उसके नहीं भट्टी साहब, मैं खड़ी एक चीज़ थोड़ी सी आउट ऑफ नज़र हो गई है। मैं सोच रहा था कि मैंने खान अब्बासी साहब को जो बयान सुना है वो टोटल तो इन्हें अदालत थी, उन्होंने तो बड़ी खुल के बात की है। ये नून लीग को बहुत सारे एतजाज ऐसा जो कहते हैं ना ये अदारों के यार कोई सुप्रीम कोर्ट पे कम से कम खुदा न खास्ता हमला तो नहीं किया ना उन्होंने। ये फैसल वाडा साहब अब जरा गुफ्तगू, उन्होंने भी बड़े बड़ा मुकाबला किया। हम तो खुद वो चीज़ें नहीं चला सके। देखिए हम ना चलाएंगे ना साफी को ये जेब देता है, लेकिन मलक साहब, कादी साहब, मैं आपसे एक ज़रूर करूँगा, अगर राना शमीम साहब का ज़मीर इतना अच्छा था और उन्होंने उस वक्त उस काम को अब जिसका एफिडेविट दिया है उस वक्त उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रब्ता क्यों नहीं किया? ये जो ज़ुबान है हम तो नहीं कर सकते, हम तो किसी के पास, हमारे लिए सारी काबिल एहतराम है, बदकिस्मती है कादी साहब, ये भी हमें बात मान लेना चाहिए। मुल्क में अदारों ने अपनी इज्जत भी गवाई। देखिए भट्टी साहब, हो सकता है उनको ये आइडिया लंदन जाके आया हो, मजबूरी होती है, लंदन एक शहर बड़ा खूबसूरत है, गया है, काफी रकमा अच्छा आइडियाज वहां से है। हिकमत अमली है, आप भूल गए हैं कि मरियम नवाज साहब ने कहा था मेरे पास और भी बहुत ज्यादा गैर अखलाकी वीडियो है। चले एक और सवाल है, ये मतलब मेरी किसी से पर्सनल बनती नहीं, क्या वफाकी वजीर की ऐसी जुबान होनी चाहिए चाहे जो मर्जी के? कल आपके असद उमर साहब ने कहा है कि कुट पड़ेगी, ये यार मेरी आज ये अच्छा ये यार मैं 3 ट्वीट सुनानी है आपको। ये क्या ये शहबाज गिल साहब ने एहसन इकबाल साहब से कहा है एहसन साहब से सवाल पूछा था कि क्या आप कि नाना ने कायद आज़म के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था या नहीं। वो जवाब में हमें बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों को जूतियाँ सीधी करने पर अंग्रेज़ों ने उनको क्या खिताब दिया। हद है, जब जवाब दे देंगे तो अगला सवाल एक कॉलेज के दाखिला पर पूछूंगा कि कागजात के साथ। फिर इसका जवाब दिया एहसन इकबाल साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाना चौधरी राना अब्दुर्रहमान राना ऑफ पता नहीं कोई जगह है जालंधर की मशरक़ी पंजाब से थे और पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली के 1930 से 27 तक यानी मेंबर रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में। वो कमज़ोर मुसलमानों की मजबूत आवाज़ थे, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फराए। इसके जवाब में वो कहते हैं एहसन इकबाल, ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, एहसन इकबाल साहब से सादा सा सवाल पूछा था कि क्या आपके नाना ने कायद आज़म के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था कि नहीं। जवाब, मेरे नाना हिंदुस्तान के कमज़ोर मुसलमानों की मजबूत आवाज़ थे। इसका मतलब है कायद आज़म किसी और की ज़बान थे। तो ये भी अब एक चलें, ये तो एक एकेडमिक बहस होगी ना, इसमें तो कोई नहीं। कादी साहब सियासत ना खिदमत और इबादत खलाकियत से गिर गई है। मैं समझता हूँ हमें मीडिया में, मैं तो किसी की भी नामुनासिब बात पे जवाब ही नहीं देता। मैं असद उमर साहब का कहा था कि रीज़नेबल मोतबर आदमी है, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि आए पीडीएम भी हमारे है और साफियों को कुट पड़ेगी। मैं असद उमर साहब क्योंकि रीजनेबल है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, कोई और आदमी करता जिसका मादी दागदार है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ, मगर सवाल 1 मिनट मिल जाएगा मुझे? नहीं, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, अब वापस आके सबसे पहले आपको दूंगा। मगर सवाल ये है कि यार देखें ना, अगर ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ ना लगा हुआ तो एहसन इकबाल साहब आप कभी सियासतदान ना बनते। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ये जो एक महंगाई की नई लहर है, इसके बारे में खान साहब क्या कह रहे हैं, सुनाई जी खान साहब की थॉट्स में। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया हुआ है। महंगाई का सैलाब ये बाहर से आ रहा है। तेल की कीमतें दुगनी हो गई हैं 3 महीने में, खदशा ये है कि वो और भी बढ़ेगा। ये सिर्फ सर्दियों तक है, ये सिर्फ सर्दियों तक है। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वो कहता है पाकिस्तान के अंदर हमारे दौर में गुर्बत कम हुई है। ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी असेसमेंट किया, हम नहीं कह रहे। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर फ़ारूक सलीम, एक मारूफ मैशदान है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान, आप इसको कैसे देखते हैं, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? देखिए, महंगाई का जो सिक्का है पाकिस्तान के हवाले से, उसके 2 रुख हैं। एक रुख जो है, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने आपके पास रखा, वो रुख है ऐसी चीज़ों का कि जो हम पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में लाते हैं, जैसे तेल है, डीजल है, पेट्रोल है। अब वो साल भर पहले जो है वो $37 का बैरल था, अब वो $80-85 का बैरल हो गया है। पाकिस्तान अपनी तकरीबन 85% ज़रूरत जो है वो इंपोर्ट करके पूरी करता है। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी तो फिर हमें पाकिस्तान के अंदर भी उसकी कीमत बढ़ानी होगी।
उसी सिक्के का जो दूसरा रुख है वो ये है कि जो चीज़ें टोटली पाकिस्तान में पैदा होती हैं, मसलन चीनी है, जो हम गन्ने से बनाते हैं, वो गन्ना सारा पाकिस्तान के अंदर उगता है। उस गन्ने की सपोर्ट प्राइस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से फिक्स करती है। उस गन्ने को जो उगाता है उसको रुपयों में उसकी उजरत मिलती है। इसी तरह गंदम है। इन चीज़ों की कीमत अगर 100% बढ़ जाए 3 साल के दौरानिए में, तो वो हम ये नहीं कह सकते कि वो आलमी मंडियों की वजह से बढ़ गई। उसका रुपए और डॉलर का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं बनता। एक तो बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम महंगाई की जो शरह है वो हम कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, बाकी दुनिया कहाँ खड़ी है, तो उसके 2 या 3 जो हैं वो इस्टेब्लिश तरीके हैं इकोनॉमिक के अंदर। एक तो हम ये कहते ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि बाकी दुनिया का क्या हाल है। अब वो बाकी दुनिया में जो, अगर आपको याद हो, कोई 15 दिन 2 हफ्ते पहले इकोनॉमिस्ट जो आलमी मैगज़ीन है उसने एक कोई 40 या 44 ममालिक का एक कंपैरिजन सामने रखा था कि वहाँ पे महंगाई का क्या हाल है। तो उसमें पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे आ रहा है। तो दुनिया भर में हम चौथे नंबर पे आते हैं महंगाई की शरह के हवाले से। हमसे ऊपर जो थे वो शायद अर्जेंटीना था, वो टर्की था, और एक और मुल्क था ब्राज़ील। चौथे नंबर पे हम आ रहे थे। अगर इस खित्ते में हम अपने आप को कंपेयर करें, जिसमें इंडिया है, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें नेपाल है, जिसमें बांग्लादेश है, तो इस खित्ते में पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो बुलंद तरीन है। और हमारे जो नेबर्स हैं, हमसाया ममालिक हैं, वहाँ पे जो महंगाई की शरह है वो तकरीबन हमसे आधी है। अगर हमारे यहाँ वो 9% तो डॉक्टर साहब मैं नहायत एहतराम से रोकूंगा इसका मतलब है फिर हमारे वजीर आज़म इमरान खान ठीक कहते हैं ना, हमने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो कायम किया, चाहे महंगाई में किया, करप्शन के इजाफे में किया। हमने देखने में आया करप्शन में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। वो कह रहे हैं सिर्फ महंगाई सर्दियों तक थी। मुझे याद है पिछली गर्मियों में तो लोगों के घर में सोने के अंडे दिए जाते थे, हुकूमत की तरफ से महंगाई थी नहीं। ये सिर्फ 5-6 दिन की महंगाई पर हम क्यों परेशान हैं, क्यों हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? ये पीएम साहब सही फरमा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि सवाल 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तरफ से कुछ उठाया जा रहा है और उसका जवाब कुछ और दिया जा रहा है। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि औसतन जो आमदन है एक एवरेज पाकिस्तानी की वो 16,000 रुपए की है। अब उस 16,000 रुपए के अंदर जो है वो आज से 3 साल पहले हम 35 रुपए का आटा लिया करते थे, अब वो 70-75 पे है। हम 55 रुपए की चीनी लिया करते थे, अब वो 110-150 तक चली गई थी। वो ये कह रहा है कि जो मेरी औसतन आमदन है वो पिछले 3 साल से जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और जो मेरी ज़रूरियात हैं अशिया की, जो खाने की चीज़ें हैं, वो तकरीबन 100% बढ़ गई हैं, तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा। अब उसका जवाब अगर हमें ये बताया जाए कि जी अमेरिका में भी बड़ी सर्दी पड़ रही है, अमेरिका में भी बहुत महंगाई हो रही है, ये उसके जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। जब वो ये कहता है कि जी चीनी की कीमत 2 गुना हो गई है, मेरा जो 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो उसका जवाब ये नहीं बनता कि बरतानिया में भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। अगर हमारे यहाँ पेट्रोल जो है वो 100। डॉक्टर साहब मैं इसके बाद मलक साहब मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, तो काश वज़ीर आज़म अमेरिका और यूरोप की मिसालें देते हैं। वो कहते हैं मैं गरीब को समझता हूँ, उनकी फिक्स आमदन भी बता देते कि वहाँ मजदूर कितने पैसे लेता है, सेलमैन कितने लेता है, बड़े लोग तो छोड़ ही दे, आम शहरी की वहाँ इनकम कितनी है पर मंथ। काश ये भी कंपैरिजन कर दे तो बेहतर ना होगा, लोगों का प्रोपेगेंडा खत्म हो जाए। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, कीमत सिर्फ किसी भी चीज़ की आइसोलेशन में लेना नहीं कि तनहा आप उसको कोट कर दें। अब आप सोचिए कि अमेरिका में इस वक्त जो पेट्रोल बिक रहा है पेट्रोल पंप पे, वो तकरीबन 90 सेंट फी लीटर है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो 150 के करीब लगभग, पाकिस्तान में 146 रुपए है। अब वहाँ पे जो औसतन आमदन है, औसतन आमदन जो वो $66,000 है सालाना, और हमारे यहाँ जो औसतन आमदन है वो सिर्फ $1190 है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि $1190 पाकिस्तान में, और हम ले रहे हैं 146 रुपए का लीटर, और अमेरिका में $66,000 की आमदन है और वो तकरीबन 150 रुपए में ले रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ ये कहें कि अमेरिका में तेल महंगा है, तो वो वाकई में दुरुस्त बात है, महंगा है,
लेकिन जैसे आपने कहा कि वहाँ पे आमदन भी तो $66,000 की है और हमारे यहाँ सिर्फ $1190 की है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि वर्ल्ड बैंक का ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। मैं 2-3 चीज़ें आपसे ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आपसे हम बड़ा इल्म हासिल करते हैं। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन बन गया और इसके गले में सबसे बड़ी जो रस्सी आई है वो है इस समाई में हमने डबल पेट्रोल बार से लिया है, विच मीन कि हम तकरीबन 25 से $30 बिलियन का सिर्फ तेल लेने पे मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पे आबादी हमने बहुत बढ़ा दी है। 10 से 15 बिलियन हम खुराक बाहर से लेके आ रहे हैं। तो ये जो आबादी बढ़ रही है ये भी सैलाब बाहर से आ रहा है कि कुछ हमें भी इस पर करना है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा, इसके साथ मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि महंगाई कह रहे हैं 10% से सर्दियों में 17% तक चली जाएगी। अगर ये महंगाई चाहे आरजी जिस तरह खान साहब ने फरमाया कि सर्दियों के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो क्या 17-18% महंगाई से पाकिस्तान में कौन सा तूफान बेरोजगारी का आएगा, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त जो आप फ्यूचर की सिम्त दिखा रहे हैं। जो 17% का आपने इस्तेमाल किया, ये एक्चुअली अगर आप 2 दिन पहले जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने वो एक निकालते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसको बंद कर दिया जी, उसका मतलब ये है कि जो ज़रूरी अशिया है खाने पीने की, उसमें जो पिछले 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि 17% खुराक की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये ऑलरेडी हो चुका है पाकिस्तान में। अब आप सोचिए, बड़ा लॉजिकल सा मामला है कि अगर आपकी आमदन नहीं बढ़ रही, अगर आपकी खुराक की अशिया में 17% आबादी हो रही है, 17% इजाफा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि गुर्बत जो है वो बढ़ेगी, गुर्बत कम नहीं होगी। मैंने जो सर्विस देखे हैं, जो 3 साल पहले सर्विस आया करते थे, उसमें बताया जाता था कि तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शराय गुर्बत से नीचे रह रही है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 की। उस वक्त की पॉपुलेशन के हवाले से आप समझ लीजिए कि तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे थे जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे। अब ये पिछले 3 साल में जो हमने इन्फ्लेशन देखी है, अफरात ज़र देखा है, और जिस तरह कीमत, जिस तरह हमारी आमदन जो है पिछले 3 साल से मुसलसल गिर रही है एक्चुअली, तो नतीजा ये निकला है कि आज हमें सर्वेस बता रहे हैं कि तकरीबन 40 से 41% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर हम जल्दी से क्विकली कि हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा सोसाइटी जो है कीमतों की वजह से, अगर देखें सूडान को देखें, लेबनान को देखें, तो क्या ये कुछ सिस्टेमिक फेलियर भी है वर्ल्ड लेवल पे? क्विकली डॉक्टर साहब। ये देखिए, एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो तो दुनिया भर में बढ़ रही हैं। उसमें आप LNG गिन लीजिए, कोयला अगर आप देखें तो वो $60 का था, आज वो $250 का है। LNG जो है वो $10-11 खरीदा करते थे, अब वो $30 पे चली गई है। तो ये एनर्जी प्राइसेस जो दुनिया भर में बढ़ रही हैं, उसकी वजह से बाकी चीज़ों की जो कीमतें हैं ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। लेकिन हमारा जो शरह है जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो ज़्यादा तेज है, बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोकने को दिल तो नहीं कर, आप इस तरह से हमें समझा रहे थे, मगर सवाल ये है कि ये इस बात में भी इट आल्सो होल्ड्स वाटर के एक सिस्टेमिक फेलियर हमें दुनिया में भी नज़र आ रहा है। इससे कैसे लड़ना है, इस पर कल बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।